ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखिए मैंने आपसे कहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि मोशन जब स्टार्ट हुआ था तो मोशन के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन था। जो फिलोसोफर थे उस टाइम के, एक फेमस फिलोसोफर थे आपके अरस्तु, उन्होंने सबसे पहले मोशन को एकदम गलत तरीके से डिफाइन कर दिया। हालांकि उसके बाद गैलीलियो आए, न्यूटन आए, उन्होंने करेक्ट वे से मोशन को एक्सप्लेन किया। क्या गलती की गैलीलियो ने, मैं उसे आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक कार है, ठीक है, आप बच्चे हैं, आप लोग कार से खेले होंगे। एक कार है, आपने क्या की, इसमें रस्सी बांधी और रस्सी को बांधते हुए आप क्या कर रहे हैं, इस कार को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जब रस्सी बांध के इस कार को आप लेके जाएंगे तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि अगर कार में यूनिफॉर्म मोशन है, अगर मैं कार में यूनिफॉर्म मोशन चाहता हूं, अगर कार में मैं यूनिफॉर्म मोशन चाहता हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, है कि नहीं। गाड़ी को मैं अगर चाहता हूँ गाड़ी एकदम यूनिफॉर्म मोशन में चले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स लगाऊंगा तब तो गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और मैं फोर्स बंद कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये बच्चा भी जानता है कि गाड़ी रुक जाएगी तो मोशन बंद हो जाएगी। तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स कंपलसरी है, ठीक है। अब मान लीजिए, और यही बात अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या ये करेक्ट है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स कंपलसरी है, ठीक है। आप अपने आंसर पर एकदम डटे रहिएगा। अब आते हैं अरस्तु ने ये आर्गुमेंट दिया था कि अगर आप ये चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन हो तो उस गाड़ी की तरह उस पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली फोर्स होना चाहिए। जब तक फोर्स होगा तब तक यूनिफॉर्म मोशन होगी, फोर्स बंद कर देंगे कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट था ना अरस्तु का, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कि अगर आप एक यूनिफॉर्म मोशन चाहते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन तो आपको केवल तभी मिल सकती है जब बॉडी पर फोर्स हो ही ना, ठीक है। इसके बाद गैलीलियो आए, न्यूटन आए, उन्होंने इस बात को सही तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसका जो क्या गलत था, ये जो कंसेप्ट था आपका वो आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आता है, जिसे गैलीलियो ने प्रूफ किया। उसने कहा कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स होना ही नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, तब जाके आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म मोशन। फिर आप कहेंगे हमने तो वहाँ फोर्स लगाया था, फिर यूनिफॉर्म नेट फोर्स 0 कैसे हो गया, हम तो फोर्स लगा के रख रहे हैं। तो अरस्तु ने क्या मिस्टेक की थी, तो अरस्तु ने मिस्टेक ये की कि उसने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया, कि जब हम फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तो सेम टाइम पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स लगा रहा है पीछे, तो हम 10 लगा रहे हैं आगे, 10 कितना लग रहा है पीछे, तो नेट फोर्स कितना हुआ, 0। फोर्स कैसा बना, बैलेंस्ड फोर्स, उस बैलेंस फोर्स के अंडर में ही उसका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो नीड ऑफ फोर्स, द नेट फोर्स इज 0 और द फोर्स इज 0। एक तो ये फोर्स ही ना हो, बिल्कुल कोई फोर्स ही नहीं है, तब भी मोशन यूनिफॉर्म ही होगी, और नेट फोर्स 0 होगा तब भी मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स कोई कंपलसरी नहीं है। इसी बात को गैलीलियो ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था, जो आगे जाके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फिर ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो ने, उसे आप ध्यान से देखिए पहले। गैलीलियो ने क्या किया, उसने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन जैसे मान लीजिए ये है, और थोड़ा सा इंक्लाइंड बना लेते हैं। ये पहला इंक्लाइंड प्लेन है और ये दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और उसने क्या किया, इनकी जो सरफेस थी ना प्लेन की, ये प्लेन इस तरह से, एक प्लेन इस तरह से, और दूसरा प्लेन इस तरह से है, ठीक है। दोनों से समझिए इस तरह की प्लेन है ये, और प्लेन आपकी क्या है, एकदम से स्मूथ है, चिकने एकदम से, बिल्कुल जैसे मार्बल होती है इस तरह से। और यहाँ से उसने क्या किया, एक मार्बल का पीस गिराया। मार्बल का जो पीस समझते, कंचे जो होते हैं खेलने वाले, एकदम स्मूथ सरफेस होती है उनकी,
तो जब आप मार्बल के पीस को यहाँ से गिराएंगे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ना तो यहाँ पर, ना ही यहाँ पर, और ना ही इस पर। तो जब ये मार्बल का पीस आप यहाँ से गिराएंगे तो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ चलेगा। मैंने कहा कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस ऑल आर स्मूथ। तो अगर यहाँ इसकी एक हाइट h है तो ये डेफिनेट है कि यहाँ भी ये एक हाइट h तक ही जाएगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं नेक्स्ट आएगा ये आपका आगे वाले चैप्टर्स में, वर्क एनर्जी एंड पावर में मैं समझा दूंगा कि यहाँ इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी mgh, अगर एनर्जी में कोई लॉस नहीं आ रहा तो इसकी जो एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ इसकी पोटेंशियल है, काइनेटिक 0 है, फिर यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल दोनों, उसके बाद काइनेटिक पोटेंशियल 0, काइनेटिक एंड देन काइनेटिक पोटेंशियल, लास्ट में आके वही पोटेंशियल होगी जो पहले थी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल वही है जो पहले थी, वही बाद में, तो हाइट भी सेम ही रहेगी। ये लाइन आपकी सही में अभी ना आए, लेकिन आप आगे समझ जाएंगे इसे। तो जितनी इसके पास यहाँ है ना हाइट है, उतनी हाइट यहाँ पर होगी। ठीक है, अगर सरफेस एकदम से फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ सरफेस, तो उसने क्या किया कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इन्हें कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, मैं इसे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन था पहला, ये था दूसरा। उसने इसे यहाँ से एक पर्टिकुलर हाइट से गिराया, ये मार्बल पीस यहाँ आएगा और ये क्या करेगा, सेम हाइट तक, सेम वर्टिकल हाइट तक ये यहाँ पहुँचेगा। अब उसने क्या किया, ये दूसरे वाला जो प्लेन था इसके स्लोप को, अब मैं उम्मीद करता हूँ स्लोप सभी लोग समझते होंगे। ये एक्स एक्सिस मान ली, ये एंगल क्या आपका थीटा, इसी को क्या बोलते हैं टेन थीटा, क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन। इसके स्लोप को थोड़ा कम कर दिया। अब आपको पता है कि मार्बल का जो पीस है उसे तो सेम हाइट तक जाना है, तो अगर मार्बल के पीस को सेम हाइट तक जाना है, मतलब सेम हाइट ये वाली इसकी जो बराबर होगी ये वाली, तो मार्बल के पीस को यहाँ से चलते हुए यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब उसे इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, इसे थोड़ा सा काफ़ी एक्स्ट्रा। और अगर हम इसके स्लोप को और कम कर दें तो अब मार्बल के पीस को यहाँ से लेकर सेम हाइट ऑब्टेन करने के लिए यहाँ तक चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके स्लोप को कम करते जाऊँ तो सेम हाइट ऑब्टेन करने के लिए ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और लास्ट में जाकर के जब मैं इसके स्लोप को 0 कर दूंगा तो इस हाइट को ऑब्टेन करने के लिए आपको पता है ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा मार्बल का पीस। तो इतनी हाइट कवर करने के लिए ये मार्बल का पीस इन्फिनिटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। ये अगर इसी तरह से आप बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में जाकर के क्या होगा, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब जाके इस हाइट पे आएगा। हालांकि इनफाइनाइट डिस्टेंस आने से रही और ये हाइट ऑब्टेन करने से रहा, लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, इनफाइनाइट। तो जब तक ये यहाँ से नीचे गिरता है, जैसे अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी अनबैलेंस्ड फोर्स की तरफ काम करता है, नीचे की तरफ लेकर के आता है, लेकिन जैसे ही यहाँ आ गया तो ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे खींचे तक काम करता है। यहाँ जो ग्रेविटी का फोर्स है, अब आप आगे से सीखेंगे कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो एक नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स होता है, उससे बैलेंस हो जाता है। तो इस पर फोर्स कितना हो, नेट फोर्स कितना हो गया, 0, और कोई फ्रिक्शन का नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा। और इसकी मोशन कैसी होगी, दैट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन कब, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, 0, नेट फोर्स कितना है, नॉर्मल डायरेक्शन ग्रेविटी की फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन हो, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स होने ही नहीं चाहिए, या तो बिल्कुल फोर्स हो ही ना, या उस पर लगने वाले सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट कितना होगा, 0। तब उस ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी होती है, यूनिफॉर्म। और यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया, क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसे ये, अगर ये एक बार यूनिफॉर्म मोशन में आ गया तो ये इनफाइनाइट टाइम तक, इन्फिनिटी तक क्या करता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा। कब तक, जब तक आप इस पर कोई फोर्स लगा के इसे रोक न दें। और अगर ये मार्बल का पीस रेस्ट में होता, ये रखा हुआ है, ये तो आप आराम से समझ सकते, अगर बुक रखी हुई है तो वो हमेशा रखी रहेगी। कब तक, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। ये क्या होता है आपका, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट की रेस्ट में ही रहेगी। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में, वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने यूनिफॉर्म मोशन कहा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखता हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। क्या? इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or in the state of uniform motion, then its continue then it in the state of uniform motion, then it's maintain its state unless an external force, और ये फोर्स भी हमेशा कैसा होगा? अनबैलेंस्ड, इज अप्लाइड ऑन दी बॉडी। जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन को ही क्या करेगा? मेंटेन करेगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी होती है ना, कोई जब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। तो क्या अपनी स्टेट में जो चेंज, अगर आप रेस्ट में तो वो नहीं चाहता कि वो चले, और अगर वो चल रहा तो वो नहीं चाहता कि वो रेस्ट में हो, तो वो क्या करता है? अपनी जो स्टेट है उसे मेंटेन करके रखना चाहता है। और जब आप उस स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है? जब आप उस स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कर रहा है? उसका अपोज करता है। तो ऑब्जेक्ट की जो अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, जब आप उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं तब उससे बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन लिखिए। हालांकि मैं भी अलग से इनर्शिया और मास डिफाइन करूंगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाई विच, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाई विच इट अपोज the change in its state is called inertia। किसी पर्टिकुलर बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उसका इनर्शिया। तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डेली रूटीन की लाइफ। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।